नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, वह है सीबीआई द्वारा की जा रही उद्यान घोटाले की जांच से जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार का चेहरा क्यों हो गया है बेनकाब। इस सवाल की पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड में जिस उत्तराखंड के राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दरमियान हम लोग कल्पना करते थे कि हमारा राज्य बनेगा तो उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या होंगे, तो उसमें प्रमुख रूप से बात आती थी उद्यान की, उद्यान विभाग, उद्यानों की। पूरे हमारे जब राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दरमियान सभाएं होती थी तो उसमें उद्यानों को लेकर हमें बड़ा फख्र था और ये दावे किए जाते थे कि उद्यानों से हमारी सबसे बड़ी इनकम उद्यानों से, फॉरेस्ट से, कृषि से, इनसे होगी। तो जैसे राज्य बना, राज्य बनने के बाद शुरुआती दौर में ही जिस ढंग से उद्यान विभाग के तमाम उद्यानों के को लीज में देकर, कौड़ियों के दाम पर लीज में देकर दिया गया, उसको लेकर तमाम हो हल्ला हुआ। और उसके बाद जो उद्यान विभाग के तमाम नर्सरी और आदि जिस ढंग से उद्यान विभाग का जो ढांचा देखने को मिला, उससे आज हर कोई हाथ तरफ है। ये वही उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के समय अविभाजित उत्तर प्रदेश में उद्यान निदेशालय, चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय से पूरा उत्तर प्रदेश का निदेशालय हुआ करता था। और राज्य बनने के बाद किस ढंग से उस निदेशालय का देहरादून से कैंप ऑफिस से संचालित होने लगा और किस ढंग से आज उद्यान विभाग का क्या हाल हो गया है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसी को लेकर जो उद्यान विभाग में तमाम अनियमितताओं को लेकर, अनियमितताओं को जैसे जैसे उजागर होती रही उसको लेकर, तो जो जिन लोगों ने इन खामियों को उजागर किया और उसके खिलाफ उसकी हर स्तर से जांच कराने के लिए तमाम हर स्तर पर अपने कोशिशें की और अंततः हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करी और किस ढंग से पीआईएल दाखिल करी और पीआईएल दाखिल करने के बाद कि क्या क्या रहा, उसको लेकर सब एक क्रमबद्ध ढंग से मैं आज आप सबके साथ इस बात को रखना चाहता हूँ। तो उद्यान घोटाले में जिस ढंग से जो घोटाले को लेकर जो इस घोटाले को उजागर करने के लिए सक्रिय थे, उसमें प्रमुख रूप से रानीखेत निवासी दीपक करगेजी और गोपाल उप्रेती जी द्वारा हाईकोर्ट में पीआईएल भी लगाई गई। और दीपक करगेजी ने जो इस घोटाले को उजागर करने के लिए, इनकी जांच कराने के लिए तमाम आंदोलन भी किए, आमरण अनशन भी किए और सरकार के और अफसरों के पास जाकर इसकी जांच कराने के लिए मिन्नतें करने के बावजूद अगर कुछ आउटपुट नहीं मिला तो अंततः उनके द्वारा ये हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। तो जो पीआईएल दाखिल हुई, इस पीआईएल पर हाईकोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को दिए गए 45 पृष्ठ के फैसले में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। और जैसे ही सीबीआई की जांच शुरू होते ही उत्तराखंड सरकार द्वारा इस जांच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी। और जो उत्तराखंड के इस चर्चित उद्यान घोटाले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा
जैसे ही जनवरी 24 में खारिज कर दिया तो उसी समय सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे को लेकर जो दावे थे वो उसको लेकर उसका चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। कहाँ तो और साफ जन जन के दिमाग में आ गया कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है इस मामले में। खैर इसको लेकर जैसे ही ये SLP खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट के स्तर से, तो और जांच रुकवाने के लिए जो खारिज होते ही जो SLP खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट के स्तर से, तो उसके तुरंत बाद इस उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के हौसले बुलंद हो गए और भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले पस्त हो गए। इसी को लेकर राज्य के बागवानी और कृषि क्षेत्र से जुड़े हजारों काश्तकार सीधे तौर पर दीपक करगेती के नेतृत्व में लामबंद हुए और आज जिस ढंग से वो एक संगठनात्मक रूप से संगठित होकर इस राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं वो उससे सब वाकिफ़ हैं और ये उम्मीद है उनके ये प्रयास बहुत जल्द धीरे धीरे रंग लाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में पूरे घोटाले को लेकर आती है, इसके बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात आती है कि उद्यान विभाग के निदेशक के पद पर जो मिस्टर बवेजा, जिन्हें कि हिमाचल प्रदेश में जिनकी आइडेंटिटी डाउटफुल थी, उनको उत्तराखंड में बतौर निदेशक लाया गया और उन्हें हाथों हाथ लिया गया कि वो बड़े लिया गया। तो एक साल के लिए उनको, एक साल के बाद उनकी रिटायरमेंट था। रिटायरमेंट से पहले ही उनको सेवा विस्तार दे दिया गया एक साल के लिए और फिर एक साल के लिए सेवा विस्तार दे दिया। इसका विस्तार 2 साल का उनको यहाँ पर उत्तराखंड में सेवा विस्तार दिया गया। और सेवा विस्तार को लेकर तो जग जाहिर है कि जबकि उत्तराखंड राज्य में 11 जुलाई 2002 से सेवा विस्तार दिए जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई। नियम फाइनेंशियल हैंडबुक में ये व्यवस्था के नियमानुसार ये व्यवस्था उत्तराखंड में समाप्त हो गई। उसके बावजूद नियम नहीं होने के बावजूद उन्हें सेवा विस्तार दे दिया गया। अब पूरे जीरो टॉलरेंस को लेकर तो सवाल उठते रहे, घोटाले होते रहे। इन घोटालों के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? जो सबसे बड़ी वजह आई, ये उद्यान निदेशालय में प्रधानमंत्री द्वारा हर क्षेत्र में DBT योजना को लागू किया गया 2017 से, लेकिन उत्तराखंड में भी शासन द्वारा 17 मई 2021 को एक आदेश जारी कर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के कृषकों को देय अनुदान आधारित योजनाओं को DBT द्वारा क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में 17 मई 2021 को शासनादेश जारी किया गया। और इससे पूर्व पहली बार उत्तराखंड राज्य में एक एक्ट बना जो 20 जनवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी हुई और एक्ट का नाम दिया गया उत्तराखंड फल पौधशाला विनियमन विधेयक 2019। सबसे पहली बार ये एक्ट बना, नर्सरी एक्ट। और इस एक्ट की नियमावली बनी 1 जनवरी 2022 को। इस एक्ट की नियमावली बनी उत्तराखंड फल पौधशाला विनियमन नियमावली 2021 जारी हुई। अब अभी भी जैसे बार बार वो चीज़ आती है, मैं पूर्व के अपने
इसी चैनल द्वारा इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि इन्वेस्टर सिस्टम में समिट के लिए यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी देश विदेश के इन्वेस्टर समिट में बाहर के उद्योगपतियों को यहाँ आकर निवेश करने के लिए आमंत्रण देने के लिए, और उस आमंत्रण देने के दरमियान उनके द्वारा ये इस बात को प्रमुखता से जिस बात को हाईलाइट किया गया, उन उद्योगपतियों के सामने रखा गया कि आप उत्तराखंड में निवेश के लिए निवेश क्यों करें। तो एक तो ये बताया गया कि यहाँ पर नेचुरल जो है जल जंगल ज़मीन की बात तो हुई, लेकिन यहाँ पर उन प्रमुख कारणों में से एक कारण उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है तो देश विदेशों में उन्होंने द्वारा इस बात को कहा गया। अब कानून व्यवस्था कैसी है, कानून तो यहाँ पर बने, बहुत अच्छे कानून बने। जैसे अब इसी का एग्जाम्पल दें, जिस प्रासंगिक विषय पर ही आते हैं कि नर्सरी एक्ट बनाए, उत्तराखंड फल पौधशाला विनियमन विधेयक 2019। अब जब ये एक्ट बना, एक्ट में इस एक्ट का परिपालन, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है कहा गया, तो कानून व्यवस्था कैसे, कानून का परिपालन कैसे हो रहा है वो उत्तराखंड में दिख गया। ये विधेयक बनने के तुरंत बाद से जो जितना बड़ा घोटाला इस राज्य में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, जबकि एक्ट में कितने कड़े प्रावधान हैं अनियमितताओं के लिए, घोटालों के लिए हमें। तो एक्ट का प्रावधान, एक्ट तो बन गया, बहुत कड़ा एक्ट बना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट, उसका परिपालन कैसा हुआ वो जग जाहिर है हो गया। नियमावली भी नर्सरी नियमावली है, उसमें सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, व्यवस्थाएं तो दी गई हैं, लेकिन उनका परिपालन नहीं हुआ, और जिससे इतना बड़ा एक घोटाला जिसकी चारों चौतरफा इसकी चर्चाएं हैं। तो ये बार बार बात आती है कि कानून का परिपालन उत्तराखंड में कैसा हो रहा है, इससे अंदाज़ा आ गया। तो इस पूरे घोटाले में दो बातें प्रमुख रूप से सामने आई। जो प्रमुख रूप से सामने आई उसमें क्या है, एक तो है कि नर्सरी एक्ट का परिपालन, अगर नर्सरी एक्ट का परिपालन, और दूसरा है डीबीटी योजनाओं का क्रियान्वयन। पूरी ईमानदारी से अगर डीबीटी योजना का क्रियान्वयन हुआ होता और नर्सरी एक्ट का परिपालन हुआ होता तो संभवतः ये नौबत नहीं आती। और आज क्या रह गई, जिस समय हाईकोर्ट ने कहा इस उद्यान घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए, तो जांच शुरू होते ही सरकार आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SLP दाखिल कर दी। तो सब लोग भौंचक्के रह गए। उन्होंने कहा सांच को आँच कहेगी, अगर जांच हो रही सीबीआई से तो ये तो वेलकम वाली बात है, हर कोई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा तो वो तो उसका वेलकम करेगा, होने दो जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार जिस ढंग से आनंद फानंद में सुप्रीम कोर्ट में उसने SLP दाखिल करी, सब लोग भौंचक्के रह गए। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उस सरकार की SLP को जब खारिज किया, और उसके बाद आज सीबीआई द्वारा जिस ढंग से ये उद्यान घोटाले की परत दर परत खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे सरकार के चेहरे पर हवाइयाँ उठती जा रही हैं। जो भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं उन सब के चेहरे पर हवाइयाँ उठती जा रही हैं। और इस पूरे घोटालों में के बारे में हमारी सब लोग, बहुत लोगों से बातचीत हुई। खुशर पुशर तो बहुत कुछ हो रही है, खुशर पुशर, लेकिन कोई सीधे तौर पर बात नहीं आता। एक तो बात आ गई सेवा विस्तार, जब नियमहीन था तो सेवा विस्तार कैसे दे दिया गया। अब दूसरी बात हो गई, कानून तो आपने बनाया, डीबीटी के लिए शासनादेश तो जारी करा, लेकिन शासनादेश का परिपालन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं। तो इस पूरे मामले में जो डीबीटी का क्रियान्वयन, डीबीटी और दूसरा नर्सरी एक्ट का परिपालन, अगर ये ईमानदारी से हुए होते तो पूरे घोटाले में ये चीज़ प्रमुख रूप से हाईलाइट हो रही है। और इसी को लेकर हमने कई लोगों से बात करी, उन्हें कई लोगों ने तो इसमें दबी जुबान से बड़ी बड़ी बातें करी। और लेकिन हमारे इस राज्य में हमारे उद्यान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुशाल, उनसे जब मैंने इस बारे में
अपने चेत जाओ चैनल की ओर से जब उनसे इस पूरे बारे में बात की तो उन्होंने उनको बहुत अच्छी जानकारी है उद्यान विभाग की, उद्यान और विभाग की डीबीटी योजनाओं के बारे में, कृषि एक्ट, ये उद्यान एक्ट के बारे में, इस निदेशालय की स्थापना से लेकर पूरा जो इतिहास, पूरा उनकी जानकारी, जो जितनी तमाम योजनाएं चल रही हैं डीबीटी की योजनाएं से संबंधित, उनके क्या स्थिति है, उनकी धरातली स्थिति क्या है, वो बहुत डीप में उनकी जानकारी है। तो बहरहाल उनके द्वारा से जो बातचीत की तमाम विषयों पर जो उनकी जानकारी है उनको मैं अभी नए इसी चैनल के द्वारा एक सीरीज़ के रूप में आप सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे उद्यान घोटाले के मामले में मैंने उनसे जो बात करी तो उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से इन दो बिंदुओं पर फोकस किया, दो बिंदुओं पर फोकस किया और शॉर्ट में उन्होंने इस बारे में कहा कि अगर ये डीबीटी और नर्सरी एक्ट का परिपालन ईमानदारी से हुआ होता तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। तो उनका इस बारे में क्या कहना है ये आप सुने। और किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए बनी गाइडलाइन का अनुपालन करना आवश्यक है। यहाँ पर उद्यान घोटाले में हम पाते हैं कि जो दो मुख्य कानून कहिए या शासनादेश कहिए उनका कहीं भी अनुपालन नहीं हुआ, मुख्य रूप से डीबीटी और नर्सरी एक्ट का। यदि डीबीटी लागू होती तो बागवान या कृषक स्वयं कृषि विश्वविद्यालयों से या केंद्र या राज्य के अन्य उपक्रमों से या पंजीकृत पौधशालाओं से अपनी मनपसंद की पौध खरीदते और सरकार उनको अनुदान देती। इसी तरह से नर्सरी एक्ट का भी अनुपालन नहीं किया गया। यदि संबंधित स्टाफ अंकिता ट्रेडर्स और यूके ट्रेडर्स इनकी पौधालों के मातृ वृक्षों को पूर्ण रूप से अगर सही जानकारी, सही तथ्य सामने रखते, उनका निरीक्षण करते पौध उठाने से पहले, जिस तरह से कि नर्सरी एक्ट में प्राविधान है कि संबंधित का स्टाफ नर्सरी में जाके, नर्सरी स्वामी की नर्सरी में जा कर के उनके पौधों का पूर्ण तरह से निरीक्षण करेगा और उसके बाद ही उनके सामने पौध उखाड़ करके और उसके बाद उसके सामने पैकिंग करके ही स्वयं संबंधित जिले को ये आपूर्ति करेंगे। तो ये थे उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र उकसाल जी, जिनके द्वारा जो कई जानकारियाँ, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, उन्हें मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा। और लेकिन फ़िलहाल इस पूरे उद्यान घोटाले को लेकर जो सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच हो रही है और उसमें जो घोटालों की पूरी परत दर परत खुल रही है, एक्सपोज हो रहे हैं और भ्रष्टाचारी बिल्कुल रडार में हैं, उससे पूरा जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के हौसले बुलंद हैं और जो भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले पस्त हैं। और आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।